नमस्कार। मैं विवेक सिंह। एक लंबे अंतराल के बाद आप सभी के समक्ष आया हूँ। मुझे 2-3 दिन से एक इच्छा हो रही थी, बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी कि मैं अपने मनोभावों को इस रूप में व्यक्त करूं। वैसे तो मैं लिखता रहता हूं अपनी वॉल पर, लेकिन मन किया कि मैं आपसे इस तरह प्रत्यक्ष रूप में बात करूं। मुझे याद आता है कि जब मैं एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कर रहा था, ये बात संभवतः सन 1992 की है। तब मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स था, उसका विद्यार्थी था। तो उस समय वहाँ पे शायद पंजाब यूनिवर्सिटी से या पंजाबी यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर आए थे, डॉक्टर सिंह। मुझे उनका अब पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, और वो सरदार थे। और उन्होंने एक विषय था ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये मानव का आपसी व्यवहार का एक मनोवैज्ञानिक विषय है। उस पर उन्होंने कुछ कहा था। तो उस समय तो हमारी आयु भी उतनी नहीं थी कि बहुत कुछ समझ पाते, लेकिन फिर भी जो मुझे एक बात याद रही थी वह मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। उन्होंने एक विषय उठाया था, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, और उसके अंदर एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर एक विषय है लाइफ पोजीशन। ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक तकनीक है मनोविज्ञान की, मानव के व्यवहार को समझने के लिए। मानव का व्यवहार दूसरों के प्रति क्या है, वो कैसे अपने आसपास के साथ एक सामंजस्य बैठाता है, और उसके पीछे उसके मनोभाव क्या होते हैं, कुछ इस बारे में है। जिन्होंने मनोविज्ञान की पढ़ाई की है, जिन्होंने दर्शन की पढ़ाई की है, वो संभवतः इस विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर जो मैं समझ पाया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो उन्होंने एक ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का विषय उठाया। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक तकनीक है जो एक मनोविज्ञानी हुए हैं, एरिक बर्न। एरिक बर्न ने ये तकनीक दी थी, और उसके अंदर एक आता है लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन क्या कहती है कि हमें अपने बारे में हमारी क्या विचारधारा है, क्या समझ है, और हम दूसरों के बारे में क्या समझते हैं। अर्थात हम अपने आप में अपने आप को कितना 30 मार्का समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, और हमारे साथ जिन लोगों का लेन देन होता है, जिनसे हमें दैनंदिन व्यवहार करना पड़ता है, उनमें हम हर व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, कोई व्यक्ति कैसा है, उसके लिए जो हम एक समझ बना लेते हैं। तो जो लाइफ पोजीशन है वो अपने प्रति जो समझ है हमारी अपनी, और दूसरे व्यक्तियों के प्रति जिनसे हमारा लेन देन होता है, इंटरेक्शन होती है, जिनसे व्यवहार होता है, उनसे जो हमारी बातचीत होती है, उनके बारे में हम क्या समझ बना के रखते हैं। तो इसमें 4 प्रकार की ये लाइफ पोजीशन उन्होंने बताई हैं, अंग्रेजी में है। एक है आई एम ओके, यू आर ओके। दूसरा है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तीसरा है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। और चौथा है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। पर मैं इन विषयों को पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, न मैं इनका कोई जानकार हूँ। मुझे बहुत थोड़ा सा याद था। आई एम ओके, यू आर ओके में है यह है कि मैं अपने आप को भी अच्छा समझ रहा हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ, और मैं दूसरे पे भी विश्वास रखता हूँ, और ये मानता हूँ कि वह भी अच्छा व्यवहार कर रहा है।
आई एम ओके यू आर नॉट ओके का मतलब है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूं, गलती तो आप में है, सामने वाले व्यक्ति में है, कमी उसमें है। आई एम नॉट ओके यू आर ओके कहता है कि मुझ में ही कमी है, एकदम ही नकारात्मक दृष्टिकोण है अपने प्रति। लेकिन कोई भी दूसरा व्यक्ति चाहे कैसा भी है, उसे मैं मानता हूं कि वह बहुत अच्छा है। और जो चौथा है वह ये है कि न मैं अच्छा हूं न दुनिया अच्छी है। अब मुझे ये याद क्यों आया? याद आया कोरोना के संदर्भ में। और कोरोना के संदर्भ में भी क्यों? क्योंकि समाज कैसा व्यवहार कर रहा है इस विभीषिका के बीच में भी। हमने कोरोना की 2 लहरों को देख लिया है। पहली लहर आई थी तब हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन जो मानव बुद्धि के हिसाब से हमें बताया गया हमने उनका पालन किया। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है शुचिता। शुचिता अर्थात सफाई। अब ये सफाई किस किस रूपों में रखी जा सकती है? क्योंकि हम मानव हैं, दैनंदिन हमें कार्य करना है, हमें ये रोजगार से संबंधित चीज़ें हैं जिसके लिए हमें मिलना जुलना पड़ता है। तो शुचिता कैसे बना के रखें? उसके लिए मास्क के लिए बताया गया, आपस में एक नियमित दूरी रखने के बारे में बताया गया, एक दूसरे से स्पर्श न हो सके इनकी हर प्रकार की संभावनाओं को कम करने के लिए अगर आप बाहर कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं तो डिस्पोजेबल जिन्हें कहते हैं कि एक बार इस्तेमाल किया और फेंक दिया, उसका प्रचलन बढ़ा। दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं जो सामान्य व्यवहार में भी हमें सिखाई जाती थी हमारे संस्कारों के माध्यम से, उसी को जिसे कहेंगे अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया कि ऐसा कीजिए, सफाई आवश्यक है। घर में घुसने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज कीजिए। घर में आप जा रहे हैं तो जितना कम घर के सदस्यों के साथ आप भौतिक संपर्क में आ सकें उतना आइए। बचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए। कुछ व्यवहारिक बातें करने को कही गई थी। लेकिन उस समय भी हम में से समाज में बहुत बड़े ऐसे कागजी योद्धा थे या बौद्धिक योद्धा थे जो कहते हम ठीक हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता, न कोरोना का कोई अस्तित्व है, ये इसकी बकवास है, ये उसकी बकवास है, ये झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, आदि इत्यादि बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि हम वहाँ उस समय बहुत लोगों के प्राण गए। जब प्राण गए उस समय जब वो तेज़ी थी तब सबको समझ में आ गया कि हाँ, कुछ सावधानियां तो बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहना चाहिए, आदि इत्यादि वो सब कुछ है। और बीच बीच में कुछ चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से चाहे फेसबुक के माध्यम से इधर से उधर से कुछ अलग अलग ही थ्योरी आती रही। एक तो पोस्ट ऐसी आई थी कि आप अगर किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो उससे भी कोरोना हो जाएगा। मतलब बीच में बकवास भी बहुत चली, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि को जो समझ में आ जाना चाहिए वैसे व्यवहार की अपेक्षा सबसे की जा रही थी। तो जब मुसीबत आई तब सबने को लगा कि हाँ हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन हो गए, काम धंधे ठप हो गए, कहीं जाना था तो मुंह पे कपड़ा या मास्क लगाना ज़रूरी था, आदि इत्यादि वो करना शुरू भी कर दिया था। खैर, पहली लहर गई, कुछ राहत की सांस ली, लोगों ने मिलना जुलना फिर शुरू किया। लेकिन मिलने जुलने में जितनी भी वो सावधानियां बताई गई थी उनको ताक पे रख दिया। ये हमारा और आपका सबका अनुभव है, मतलब उसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसे हमने ताक पे रख दिया, एक साइड। ताक पे रखने का मतलब ये होता है साइड में रखना। और ये साइड कौन सी होती है? जो लोग ग्रामीण परिवेश के हैं या जिन्होंने पुराने मकान देखे होंगे तो उन्होंने देखा होगा दीवारों में छोटी छोटी जगह बना दी जाती थी जहाँ पे रात को दिए रखे जाते थे या लालटेन रखी जाती थी रोशनी के लिए, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में बल्ब नहीं थे। उनको ताखा बोलते हैं।
तो हमने जितनी भी सावधानियां, जितनी भी व्यवहारिक आवश्यकताएं थी, उनको उठाया और उस ताक पे रख दिया। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आवश्यकता नहीं है, कोरोना गया, कहाँ है कोरोना, किसको होता है, मेरे को तो हो नहीं सकता। पर भैया आप सामाजिक प्राणी हैं, आपको नहीं हो सकता, बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की आपके ऊपर विशेष अनुकंपा है, किंतु आप कैरियर तो हो सकते हैं। और जब आप अपने घर जाएंगे तो कोरोना के संक्रमण के जो विषाणु हैं उनको अपने साथ लेके जाएंगे। और ये हुआ, घर में जो अधिक आयु के लोग थे उनके प्राण संकट में भी आ गए। फिर दूसरी लहर आई, दूसरी लहर आई, वो इतनी भीषण थी कि किसी को अनुमान ही नहीं था। तब ये जो रूप मैं जो कह रहा था, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, ये बहुत ही तेजी से सबके व्यवहार में दिखाई दिया। सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, अस्पतालों में ये हो जाना चाहिए था, 1 साल का समय था, वैज्ञानिक और डॉक्टर तो चेतावनी दे रहे थे, सरकार ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत अच्छी बात है, सरकार को कहना ही चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। किंतु हम क्यों ये अपेक्षा करके चलते हैं कि हम बीमार ही पड़ें? इतनी अंग्रेजी तो सबने पढ़ी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव अच्छा है इलाज से। इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, ये आवश्यक है, लेकिन हम बीमार क्यों पड़ें? और अगर बीमार नहीं पड़ना है तो इन सावधानियों का पालन करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते? ये तो सबने सुना होगा, एक कहावत है कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को मार देती है। उसकी सूंड में गई, हाथी के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि उस चींटी को ढूंढ सके, पकड़ सके और निकाल सके शरीर से, और वो काट काट के हाथी को व्यग्र करके मार देती है। कोरोना का विषाणु भी तो ऐसा ही है, वो हमें दिख थोड़ी रहा है, लेकिन कहाँ, किसको, किस रूप में वह आघात दे रहा है नहीं पता लग रहा है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे वेरिएंट हैं। चलिए वेरिएंट भी होंगे, लेकिन वो भी तो एक सत्य है कि किस रूप में वो आघात दे नहीं मालूम। तो भैया हम सावधानी क्यों नहीं बरत रहे हैं? और जो दूसरी लहर थी वो तो इतनी भीषण थी कि इसमें लगभग हर परिवार ने अपना एक प्रियजन खोया है। हर परिवार ने, शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इसका अपवाद होगा, अन्यथा हर किसी का कोई न कोई प्रिय, कोई न कोई करीबी, कोई न कोई रक्त संबंधी, कोई विशेष मित्र इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और जो ये कल्पना थी कि यह केवल अधिक आयु वर्ग को ही प्रभावित करेगा, ये जो वहम था, इसको भी दूर कर दिया दूसरी लहर ने। जो हमें लगता था आई एम ओके, द यूथ इज ओके, ओनली द सीनियर सिटीजन्स आर नॉट ओके, ये वहम भी खत्म कर दिया कोरोना ने। अब बात आ रही है तीसरी लहर की, और जैसे ही अब ये लॉकडाउन खत्म हुआ है दूसरी लहर के बाद, लोगों ने फिर वही नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया है। भाई, आप व्यवस्था की कमी के लिए कभी भी किसी को भी गाली दे सकते हो, कभी भी किसी को भी दोषी ठहरा सकते हो, लेकिन ये तो क्यों नहीं समझ में आता कि किसी को भी दोषी ठहराने के लिए, किसी को भी गाली देने के लिए, किसी को भी अपशब्द कहने के लिए, या किसी की सरकार गिरा देने के लिए, या किसी की सरकार का भविष्य में को गिरा देने का दावा करने के लिए आपको जीवित भी रहना पड़ेगा। जीवित रहेंगे तभी ये कार्य कर पाएंगे, और उस जीवित रहने के लिए सावधानी आवश्यक है। वरना अगर ये लगता है कि मात्र अस्पताल होने से ही लोग बच जाएंगे,
तो बड़े बड़े करोड़पति जिनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, और वो लोग भी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके धन को नहीं आड़े आने दिया है इलाज में, उन्होंने भी अपनों को गंवाया है। बड़े बड़े अस्पताल के मालिकों के प्राण चले गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के प्राण भी चले गए हैं। तो हम तीसरी लहर के प्रति असावधान क्यों हैं? और फिर एक और भयंकर विषय है जिसके बारे में मैं आपके सभी को आपका ध्यान चाहता हूं। वो भयंकर विषय क्या है? भयंकर विषय है जिसे हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उनकी मनोदशा। दो लहरों में लगातार जूझते जूझते अपने सामने युवाओं को, लोग, वृद्धों को, प्रियजनों को मरते देख के और उनको मरता देख के उनके परिजनों का बिलखना देखकर उन कोरोना वॉरियर्स पे, जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है, पुलिस है, अन्य समाज सेवी हैं, उनकी मनोदशा का क्या होता होगा? फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे कई वीडियो सर्कुलेट होते हैं, उसमें कई लोग वीडियो आए हैं। एक मेरे को लगता है एक सिख सज्जन का आता है कि अभी मैं इतने लोगों का दाह संस्कार करके आया हूं, इतने लावारिसों का। तो उन डॉक्टर्स की, उन कोरोना वॉरियर्स की मनोदशा क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? वो कब तक अपने सामने लोगों को मरता देख पाएंगे? और अगर उन डॉक्टर्स ने इस प्रेशर को अपने ऊपर ले लिया है, आ ही जाता है, तो इलाज करने वाला कोई नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स का क्या करोगे? कहां से लाओगे इलाज? हॉस्पिटल में भी चले जाओगे, बेड भी मिल जाएगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सब मिल जाएगी, लेकिन इलाज करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिलेगा आपको, तब क्या करोगे? यह समझ में क्यों नहीं आ रहा है समाज को? इसीलिए यह एक विनम्र निवेदन है मेरा इस देश का और इस विश्व का एक नागरिक होने के नाते, कि आपका प्राण किसी और के लिए महत्वपूर्ण है वो ना हो, लेकिन आपका प्राण आपके परिवार के लिए और आपके स्वयं के लिए आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। दुनिया में कुछ भी करना है, किसी को गाली देनी है, किसी को पीटना है, मोदी को हटाना है, खट्टर को हटाना है, किसी को पीट देंगे, सरकार बदल देंगे, इसको ला देंगे, उसको ला देंगे, उसके लिए जीवित तो रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीवित रहने की संभावनाओं से ही खेलने लग जाएंगे तो कैसे होगा? ये तो महामारी की स्थिति है। सामान्य स्थिति में भी आज से 2 वर्ष पहले की ही कल्पना कर लीजिए, जब कोरोना की किसी को कोई विचार भी नहीं था कोरोना का कुछ ऐसा होता है, तब भी जिनके आसपास पीजीआई हैं, पीजीआई चंडीगढ़, मैं कुरुक्षेत्र में हूं तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं, जो यूपी में वो पीजीआई लखनऊ की बात कर रहा होगा। इसी तरह हर स्टेट में जहां पे भी पीजीआई हैं, जो कि सरकारी संस्थान है, वहां पर भी बेड नहीं मिलता था। सामान्य स्थिति में भी लोग स्ट्रेचर पे जाते थे, स्ट्रेचर में ही रिसेप्शन के पास ही उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता था, चाहे वो 5 दिन का है, चाहे 20 दिन का है, और स्ट्रेचर से ही रिलीव होके वापस आ जाते थे। रूम नहीं मिलता था, बेड नहीं मिलता था। ये तब है जब महामारी नहीं थी और 135 करोड़ लोगों के लिए अस्पताल नहीं बन सकता, और बन भी जाएगा तो जैसा मैंने कहा, उन कोरोना वॉरियर्स, उन फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, मेल फीमेल जो भी हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, पुलिस, समाजसेवी, स्वयंसेवी जो भी हैं, उनके ऊपर कितना दबाव पड़ता है उसकी कल्पना कीजिए। हम तो अपने एक परिजन को बिछड़ता देखकर 15 दिन तक बेसुध हो जाते हैं। उनका क्या हाल होता होगा जिनके सामने सब कुछ हो रहा होता है।
कोई कितना भी निष्ठुर होगा उसे भी पिघलना पड़ता है, और पिघलना तक तो ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो गया तो क्या करेंगे? तो एक संवेदनशील वैश्विक जीव होने के नाते, जिसके पास बुद्धि है, कार्य करने की क्षमता है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया कोरोना के नियमों का पालन बहुत ही ईमानदारी से करें, एक सेनानी की तरह करें, एक सिपाही की तरह करें। अन्यथा अगर ये मुसीबत आ गई तो कितना परेशान करती है, इसकी कल्पना अब सबको है। तो इसीलिए हमारे पास धन है, हमारे पास संसाधन है, कोरोना ये नहीं देख रहा है। आप कितने सावधान हैं, यही आपकी सुरक्षा है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, वो है टीकाकरण। टीका अवश्य लगवाइए। ये वहम छोड़ दीजिए कि इससे कुछ होता है। कुछ राजनीतिज्ञों ने यहाँ पे भी बहुत बड़ा खेल करने की कोशिश की थी कि ये किसी पार्टी का टीका है, इसमें नपुंसकता आ जाती है, ऐसा है वैसा है। कम से कम जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है और उनको अनुभव हो चुका है, कम से कम वो अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको समझाएं कि टीका लगाना आवश्यक है और इसमें कोई खतरा नहीं है। बल्कि जो डेटा आया है कि जिनका टीकाकरण हुआ है, अगर उनको कोरोना हुआ भी है तो वो उतना सीरियस नहीं हुआ कि वो प्राणघातक हो जाए। इसलिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके छोड़ दीजिए। आई एम ओके, यू आर ओके, ये दोनों चीज़ें मानिए। मैं भी अपने लिए जो मेरा दायित्व बनता है उसका अनुपालन करूं और सामने वाला भी करे, तब समाज सशक्त हो पाएगा और कोरोना जैसी महामारी से सही तरीके से लड़ पाएगा। और मैं जब ये बोल रहा हूं तो इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, या है तो इतना ही कि कम से कम हम अब जो इन 2 लहरों में पीड़ा झेल चुके हैं उसे न झेलें, क्योंकि इसके परिणाम हम अपने लोगों को खोते हैं, अपना सुख चैन खोते हैं, अपना जमा पूंजी को बर्बाद कर लेते हैं, हमारे रोजगारों पे असर पड़ता है, हमारे व्यापार पे असर पड़ता है, हमारे परिवेश में असर पड़ता है, तीज त्योहार खुशियां हम नहीं मना पाते मिलकर। कितना कुछ हमारा दांव पे लग रहा है। और अगर मात्र हमारे मुंह पे मास्क लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग या आपसी दूरी बनाए रखने से, सैनिटाइजेशन करने से, और समय समय पर जो भी सरकार द्वारा इस तरह के निर्देश दिए जाते हैं उनका अनुपालन करने से और टीकाकरण कराने से यदि हम स्वस्थ रह सकें तो यह हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसी निवेदन के साथ नमस्कार।